Jai Mata Di friends, let's talk about the prelude poem, a long epic poem by William Wordsworth. And as we know, he lived from 1770 to 1850, and he was one of the influential poet of romantic era. As we know, romantic era में जो poets थे like William Wordsworth, S.T. Coleridge, these poets जो थे वो नेचर के अंदर जो था ब्यूटी को ढूंढने की कोशिश करते थे, उन्हीं की ब्यूटी के बारे में लिखते थे. और एज वी नो इट इज़ ऑल्सो एन ऑटोग्राफिकल पोएम, दैट इज़ द प्रिल्यूड. सो इसके अंदर जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी, इन्होंने कोई टाइटल इसको स्टार्टिंग में नहीं दिया था कोई, क्योंकि ये पोस्टमसली जो थी वो पब्लिश हुई थी, मतलब उनकी मरणोपरांत. तो unknown to the general public until the final version was published 3 months after Wordsworth's death in 1850. मीन्स 1850 में उनकी डेथ होने के 3 महीने बाद में ये पब्लिश हुई थी. और इसको जो पब्लिश करवाया था और जो प्रेजेंट टाइटल है ये जो प्रिल्यूड, ये इनकी विडो मैरी ने, मतलब इनकी जो वाइफ थी, इन्होंने दिया था और इन्होंने इस बुक को पब्लिश करवाया था. एंड एज वी नो दिस पोएम इज़ रेफर टू द पोएम टू कॉलरेज और ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, कि एक पोइट का माइंड जो है वो किस तरीके से ग्रोथ करता है. तो इन्होंने यही बात स्टार्टिंग से बताने की कोशिश की है. इट इज़ डिवाइडेड इन 14 बुक्स और स्टार्टिंग से लेके चाइल्ड जब होता है एक पोइट और वहाँ से एक पोइट के माइंड में किस तरीके से एक पोइट का माइंड डेवलप होता है उसके बारे में बताया हुआ है. तो ये जो पोएम है, बिगिन राइटिंग दिस पोएम इन 1798 व्हेन ही वाज 28 years old. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि उसने ये जो पोएम थी ये पब्लिश नहीं की थी थ्रू हिज लाइफ टाइम. एंड दिस पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, मीन्स देयर इज़ नो रिदम राइमिंग, and divided into 14 books, and there are 3 different versions of this poem. So the final version that came in 1850 posthumously, which is can be thought of an journey that ultimately ends where it begins. मीन्स ये इसमें जो पूरी जर्नी बताई इन्होंने, इसमें अगर आप ये सोचोगे कि इन्होंने कौन से एज की बात की है तो पर्टिकुलरली आप वो नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें जो मतलब फ्लैशबैक में चलती है ये पोएम, बीच में वो अपने बचपन की बातें याद करता है, प्रेजेंट में आ जाता है, इस तरीके से. तो जो 14 बुक्स हैं उनका अलग अलग टाइटल है और उन्होंने अपने अपने उस टाइम के मतलब उनकी लाइफ किस तरीके की थी, अपनी लाइफ की अलग अलग पीरियड्स को बताया है, उनकी होप्स, एक्सपीरियंसेस, मतलब ऐसी और सच टाइप ऑफ अदर इंफॉर्मेशन. तो अगर हम कहें कि इन टोटलिटी की ये पोएम क्या है, हिज इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लिरिकल डेवलपमेंट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स एंड हिज इंट्रैक्शंस विद अदर क्लोजेस्ट टू हिम, स्पेशली हिज सिस्टर डोरोथी एंड हिज कोलैबोरेशन विद फेलो पोइट एस.टी. कॉलरेज. जैसा कि हम जानते हैं कि इस पोएम का नाम जैसे स्टार्टिंग में कि पोएम टू कॉलरेज कहते हैं, क्योंकि ये इनको डेडिकेट है एस.टी. कॉलरेज को. हम जानते हैं कि लिरिकल बैलाड्स जो थे ये दोनों रोमांटिक पोइट्स थे और इन्होंने ये लिरिकल बैलाड साथ में ही लिखा था, एस.टी. कॉलरेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ. तो मोस्टली इनका नाम साथ में आता है. बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे ये. और जो इनकी सिस्टर डोरोथी है, इनका भी राइटिंग में काफ़ी हाथ है. जैसे हम डैफोडिल्स वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे भी इनका जिक्र आता है. तो काफ़ी राइटिंग्स में इनकी सिस्टर्स का भी नाम रहता है. So the poem falls rather naturally into 3 consecutive sections, and that is book 1 to 7 offer a half literal, half fanciful description of his boyhood and youthful environment. कि इसमें जो स्टार्टिंग में जो बुक्स हैं 1 to 7, इसके अंदर जो मतलब स्टार्टिंग का जो उसका बॉयहुड है, यूथफुल इन्वायरमेंट है, उसको शो किया गया है, उसके बारे में बात की हुई है. और इसी तरीके से मतलब अलग अलग बुक्स में बांटा हुआ है. तो बुक 8 में उन्होंने रिप्राइज की बात की है कि मतलब जो मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं, नेचर को लेके इनका काफ़ी अटैचमेंट था. बुक 9 to 11 मोर फ्लूइड है, नैरेटिव स्टाइल है, डेपिक्ट एक्साइटिंग एडवेंचरस इन फ्रांस एंड लंदन.
एंड बुक 12 to 14 में मोस्टली मेटाफिजिकल बातें हुई है, आर डिवोटेड टू एन अटेम्प्ट एट ए फिलोसफी ऑफ आर्ट विद द एंड ऑफ द लास्ट बुक गिविंग ए लिटिल समरी। ओके, कि मतलब हर एक बुक में हर एक उस अपने लाइफ के फेज़ की बात की हुई है, कि जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जैसे चाइल्डहुड, स्कूल टाइम, और फिर उसकी किस तरीके से एजुकेशन, एट द एंड मतलब इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट बताया हुआ है। पोइट मीन्स ऑटोग्राफिकल है, अपना बताया हुआ है मतलब, और उसके साथ साथ में एस.टी. कॉलरिज जिनको ये बुक उन्होंने डेडिकेट की है। तो अगर हम बुक 1 और 2 की बात करेंगे इसके अंदर, तो बुक 1 जैसे चाइल्डहुड को शो कर रहा है, बुक 2 स्कूल टाइम को है। तो यहाँ पे चाइल्डहुड में वो क्या क्या करते थे उसके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें हम एज फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ये जो है पोएम है, ये स्टार्टिंग जब ओपन होती है तब से लेके बैकवर्ड फॉरवर्ड चलती रहती है। तो it focuses on the poet's childhood and youth, and the poet decide to live his life with the outside England and return to his native area in the Lake District, away from cities and more open to the elements। कि मतलब स्टार्टिंग में ही जो पोइट है वो अपने जहाँ पे उसका बचपन बीता है, मतलब एक सिटी की लाइफ को, इंग्लैंड को छोड़ के वो अपने नेटिव एरिया में जाना चाहता है, लेक डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मतलब सिटीज़ से दूर, जहाँ पे उसको लिखने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट मिले। क्योंकि ये घूमते रहते हैं जो पोइट्स होते हैं, मतलब इनको ताकि वो इन्वायरमेंट मिल सके जिसमें वो बहुत अच्छे से राइटिंग कर सकें। ही स्पीक टू हिज फर्स्ट ईयर्स एंड एक्सपीरियंसेस सच एज फीलिंग गिल्टी फॉर टेम्परेरीली स्टीलिंग ए बोट रोड वन नाइट अक्रॉस यूल्स वाटर लेक एंड इंजॉइंग ए सबलाइम प्लेजर इन आइस स्केटिंग। मतलब अपने जो बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, कि उन्होंने एक बार बोट को स्टील किया था, चुराया था उसको, और फिर उसको रो की भी किया था। साथ ही साथ उसने आइस स्केटिंग का जो प्लेजर है उसको भी बताने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे साथ में वो नेचर को भी कनेक्ट करते हैं हर चीज़ को। जैसे उन्होंने बोट को चुराया था, तो वो बोट को चुराने के बाद में उनको नेचर ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए, हॉरर एक्सपीरियंसेस, कि उसकी बोट के साथ में जो वो रो कर रहे थे उस टाइम पे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ उन्हें, जैसे उसको पनिश कर रहा है जो नेचर है वो, कि वो ढंग से उसको मतलब सेल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मतलब उसने वो बोट को स्टील किया था। तो वो वापस जब उस बोट को वहाँ पे छोड़ देता है तब वो फाइनली हैप्पी फील करता है। ही डिस्क्राइब हाउ ही केम टू अंडरस्टैंड नेचर मोर एंड मोर, टू रिलाई ऑन इट इन हिज इमेजिनेशन विच नाउ टेक्स बैक टू दोज टाइम्स। मतलब बार बार में वो जैसा मैंने बताया बैकवर्ड फॉरवर्ड उनकी जो इमेजिनेशन है वो चलती रहती है, और वो डीप कनेक्शन नेचर से फील करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जब एक बार वुडकॉक को चुराया था फ्रॉम अदर स्टेप बाय नाइट, कि वुडकॉक जो है वो एक बर्ड होता है। सो उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है कि आप कुछ गलत करते हो तो आपको जो नेचर है वो जज करता है, स्कोल्ड करता है उस टाइम पे। जैसा मैंने बोट वाला इंसिडेंट बताया उसमें भी ऐसा ही होता है। तो ये बताते हैं कि हर चीज़ के साथ में नेचर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एज़ वी नो कि उनकी हर एक पोएम में वो बहुत डीपली नेचर से कनेक्टेड होते हैं। He recollects some of his childhood activities, among them river bathing and climbing and robbing of birds' nest while wandering in at night. सो ऐसे और भी कुछ चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम रिवर में बात करते थे, नहाते थे, क्लाइंबिंग करते थे, और बर्ड्स के जो नेस्ट हैं वो चोरी कर लिया करते थे। तो इस तरीके के मतलब जो चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लाइफ में वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो वो इन अ डिस्कशन ऑफ सिंपल एजुकेशन ही स्ट्रेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड टू एवरी एक्शन अपॉन इट बाय इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। इन दिस वे नेचुरल डेवलपमेंट मॉरलिटी इन द चाइल्ड। In a more literal section, he tells of his youth pastimes and mentions water ice games with a group of companions and games of cards and tic-tac-toe in front of the peat fire. In such, there is such things he describe here. Friends, he want to tell that nature जो होता है वो इंसान की मॉरलिटी को भी डेवलप करता है, कि जिस तरीके से उसने कहा कि हमें नेचर जज करता है, वो स्कोल्ड भी करता है। तो मतलब हर एक चीज़ में एक बच्चा जब मतलब एजुकेशन की बात करें तो उसके अंदर भी बच्चे की जो एजुकेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। हमें नेचर के में मतलब बेसिक तो नॉलेज ज़रूरी है ही, साथ में साथ
कि नेचर से कनेक्ट होके भी नॉलेज लेनी चाहिए। तो इन सब बातों को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने और भी जो उन्होंने ग्रुप ऑफ कंपेनियंस के साथ में जो गेम खेले थे, आइस गेम्स थे, कार्ड्स वाले गेम्स थे, या टिक टैक टो था, जो क्रॉस और सर्किल बना के खेलते हैं, उस तरीके के जो गेम्स होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि हमने इस तरीके से उस टाइम पे अपने मतलब बचपन में ये सारे गेम खेले थे। बट अबव ऑल कि ही ट्राइड टू बी आउटडोर्स एट ऑल टाइम ऑफ द ईयर सो दैट नेचर कुड बी अनस्टिंक्टिंग इन इट्स एजुकेशन ऑफ हिम। मतलब कि साथ साथ इन सब के साथ में, इंडोर के साथ में, या फिर आप कह सकते हो कि जो बुकिश जो नॉलेज होती है उसके साथ में बाहर तो आपको नेचर से कनेक्ट होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंस ब्यूटी इज़ eternal and he may have learned to love such sights during a previous existence of his soul, he then proceed to develop a romantic theory of aesthetics। कि मतलब उन्होंने ये जो थियोरी थी रोमांटिक थ्योरी ऑफ एस्थेटिक्स, ये भी उन्होंने डेवलप की, जिसके अंदर वो सौंदर्य के बारे में बात कर रहे थे। एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य, ऐसी नॉलेज किसी में सौंदर्य शास्त्र कि जैसे किसी भी चीज़ में ब्यूटी को ढूंढना, तो जैसे ये नेचर के अंदर ब्यूटी ढूंढते थे। तो दैट्स वाई ही इज़ अ फेमस रोमांटिक पोइट। एंड अगर हम बुक 2 की बात करें तो वो स्कूल टाइम की एक्टिविटीज़ की बात करेंगे इसके अंदर। जैसे अभी हमने चाइल्डहुड की, जैसा मैंने बताया 14 बुक्स में, वो एवरी बुक में वो एक फेज़ की बात करेंगे अपने। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं अपना सिंपल चाइल्डहुड, और भी कुछ और एक्टिविटीज़ यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। ही इज़ रिवाइविंग हिज बियर्ड एट हॉस्क had shed at early education, he never speak of the grammar school he attended there। कि मतलब उन्होंने स्कूल लाइफ को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, वो सिर्फ यही मेंशन करते हैं कि क्लासरूम लर्निंग के साथ मतलब नेचर्स के साथ में भी लर्निंग बहुत ज़रूरी है, नेचर के साथ में। एट द सेम टाइम कि वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने कुछ बॉयज़ के साथ में मिलकर उन्होंने भी कुछ ऐसी उत्पात मतलब उदंडी हरकतें की हैं। Often very physical exploration of the beauties of the nature in the lakes and mountains. So, like a baby nursed by its mother, he found great source of fortitude and wisdom in absorbing all that was around him। कि जिस तरीके से एक नेचर के अंदर एक मदर जो होती है अपने बच्चे को पालती है, उस तरीके से जो नेचर होता है वो भी एक पर्सन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। टू ऑफर दैट सेल्फ ऑफ अदर्स इन फ्रेंडशिप एंड लव, तो वो भी उसी तरीके से कनेक्टेड होता है। वर्ड्सवर्थ रिकॉल्स हिज मदर्स डेथ एंड इज़ प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग, कि उसको काफ़ी दुख होता है, उस टाइम को भी याद करता है वो जब उसकी मदर की डेथ होती है, और उस टाइम पे वो बहुत अकेला रहता है। यहाँ पे मतलब इसमें पोएम में सोलेस की भी बात की हुई है, सॉलिट्यूड की बात की गई है कि नेचर के अंदर आप मतलब ढूंढते हो सॉलिट्यूड के अंदर, तो वो आपको मतलब लव भी प्रोवाइड करता है, फ्रेंडशिप भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसकी मदर की डेथ के बाद में उसने नेचर से कनेक्ट होना स्टार्ट कर दिया था, विच बिकेम हिज मैटरनल सब्सटीट्यूट एंड ग्रेटली डीपनिंग एंड इनरिचिंग हिज इनर लाइफ एंड हिज एक्सप्लोर्ड एंड बॉन्डिंग टू इट्स मैनी मिस्ट्रीज। सो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों की बात की गई है कि वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड थे नेचर में। ही डिड सो अंटिल ही बिकेम ऑफ एज एंड एनरोल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। हिज आइसोलेशन फ्रॉम हिज होम एंड फ्रॉम ए नेचुरल एनवायरनमेंट इन जनरल वॉज लाइक द डेथ ऑफ हिज सेकेंड मदर। कि यहाँ पे जब उनका यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जाते हैं स्कूल टाइम के बाद में, तो उसके बाद में वो इतना आइसोलेटेड फील करते हैं, अपने घर से भी दूर हो जाते हैं, उनकी मदर नहीं होती, साथ ही साथ वो नेचुरल जो इन्वायरमेंट जो अभी जैसे मैंने बिगनिंग में बताया, वो वापस से सिटीज़ को छोड़कर अपने जो नेटिव प्लेस है उस पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट से जो उनका जो कनेक्शन टूट गया था, तो उसको ऐसे लग रहा था कि उनकी जो सेकंड मदर थी, जो नेचर था, उनकी भी डेथ हो गई है। तो इस तरीके से वो मतलब नेचर से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो यही शो करना चाहते हैं। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिस बुक वर्ड्सवर्थ हैज जस्ट टर्न 17 ईयर्स ओल्ड। अभी मतलब वो टीन एज में हैं, और वो यहाँ पे चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था की बात करते हैं। फाइनली इन ए paean of great beauty and power, the poet gives unstinting praise and thanks to nature as he has before he addresses the nature features of the land around his birthplace as living feeling presences।
तो यहाँ पे वो एट द एंड वो यही मतलब प्रशंसा करना चाहते हैं, जो नेचर की ब्यूटी होती है, उसकी पावर होती है, उसको प्रेज़ कर रहे हैं नेचर को, कि मतलब उन्होंने उसकी लाइफ में कोई भी रोल, बर्थ से लेके लिविंग, फीलिंग, उनकी जो प्रेजेंस को फील किया है, नेचर की प्रेजेंस को, उसको थैंकिंग करना चाहते हैं कि एक्चुअल में नेचर जो होता है वो एक पोइट के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. सो इट इज़ ऑल अबाउट बुक 1 and 2 and we carry on in the next video. Hope you like this video. If you like it, please hit the thumbs up button, and please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. I am waiting for that. So